हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एचटेट हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो पीआरटी के लिए उसमें आए हुए थे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच हाइड्रोकार्बन ऑन वार्मिंग विद मर्करी सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स कार्बोनिक कंपाउंड। सो ये एक रिएक्शन होती है जिसमें हम एल्काइंस है, अगर हम उनकी रिएक्शन हम मर्करिक सल्फेट या डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड के साथ कराते तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एल्काइन। फिर है ये जो रिएक्शन है, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, 92 क्वेश्चन है जो वो है इटार्ड रिएक्शन। अगर हम टोल्यूइन की रिएक्शन CrO2Cl2 CS2 की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन का उसका रिडक्शन कर दिया तो हमें एनिलीन मिल जाएगा। इससे एनिलीन मिलने के बाद NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं हम यदि, तो हमें डाइजेनियम सॉल्ट मिलता है। और अगर डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम H2 के साथ करते हैं तो हमें फिनोल मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनोल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इन NMR स्पेक्ट्रम टेल्स अस हाउ मेनी प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड आर देयर इन मोलिक्यूल। की प्रोटॉन हाउ मेनी प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड आर देयर इन मोलिक्यूल, कि मोलिक्यूल में प्रोटॉन्स कितनी तरह के हैं। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स ये भी नहीं बताता, ये बताता है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स। जो सिग्नल की इंटेंसिटी होती है वो हमें बताती है कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स हैं हर एक काइंड के हमारे NMR में। तो ये बताता है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। तो इसका राइट आंसर आएगा इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। उसके बाद है ओजोनोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स प्रोपेन टूओन एंड मिथेनॉल। सो ओजोनोलाइसिस करते हैं, अगर हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, और जहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो उन दोनों कंपाउंड्स में हम ओ लगा देते हैं, वहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लग जाता है। तो हमें इनमें से देखना, तो इनमें से 2 मिथाइल प्रोपिन है, ये अगर हम इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हमें प्रोपेन टूओन और मिथेनॉल मिलेगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इन मिथाइल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड प्रेजेंट है। कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनर में, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो सबसे ज़्यादा स्वीटनिंग एजेंट है वो तो एलिटेम होता है। और इसमें पूछा कि इसमें मिथाइल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड है और वो किसका एस्पर्टिक एसिड और फिनाइल एनालिन से बना है। तो इसका आंसर आ जाएगा एस्पर्टेम। तो जो एस्पर्टेम है वो एस्पर्टिक एसिड से बना होता है और फिनाइल एनालिन से बना होता है। उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो मिथाइल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड होता है। शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवार्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ के टुवार्ड्स जो शिफ्ट होती है उसको बोलते हैं हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है उसको बोलते हैं हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है गाइज। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसमें, जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसको हिप्सोक्रोमिक और जो लॉन्गर वेवलेंथ है उसको बेथोक्रोमिक। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज पैरामैग्नेटिक। इनमें से कौन सा आयन पैरामैग्नेटिक है। तो ना तो La3 पॉजिटिव होता है, ना Lu3 पॉजिटिव होता है, ना ही Ce4 पॉजिटिव। गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव है। ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख सकते हैं। ये Ce4 पॉजिटिव स्टेबल आयनिक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, ऐसे ही इन दोनों की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और इनमें ये पेयर्ड होते हैं, इनमें अनपेयर्ड होता है Gd3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फेलिंग रिएजेंट। इनमें से कौन सा फेलिंग रिएजेंट के साथ रेड ब्राउन पीपीटी नहीं देगा। तो गाइज जो फेलिंग रिएजेंट होता है वो एलिफेटिक एलिफेटिक कार्बन एलिफेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट देता है। तो इसका मतलब जो एरोमेटिक होगा वो नहीं देगा ये टेस्ट। तो ये C6H5CHO ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो ये हमारा टेस्ट नहीं देगा फेलिंग रिएजेंट के साथ। HCHO भी देगा, CH3CHO भी देगा, और ये लॉन्ग चेन CHO भी लगा हुआ इसमें, तो ये भी हमें फेलिंग टेस्ट देगा। फेलिंग टेस्ट होता है कार्बोनिल कंपाउंड में अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो उसके लिए फेलिंग टेस्ट होता है। तो बेंजल्डिहाइड है वो फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और ये तीनों रिएक्ट करेंगे। फिर है तो गाइज ये रिएक्शन, दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक तो एल्डोल कंडेंसेशन और एक कैनिजारो रिएक्शन। तो गाइज जहाँ पे QH प्रेजेंट होता है
अगर कंसनट्रेटेड प्रेजेंट होता है KH तो होती है वो कैनिजारो, अगर KOH डाइल्यूट होता है तो होती है वो एल्डोल कंडेंसेशन। और यहाँ पे हमें पता है लग रहा है कि यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन है, तो इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज द अनाइसोमर्स आर डिफरेंट, अनाइसोमर्स की कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो गाइज अनाइसोमर्स होते हैं उनमें डी और एल कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसका मतलब है एक राइट को एक है जो हमारी जो लाइट आएगी उसको लेफ्ट साइड पे प्रोपेगेट करेगा, एक राइट साइड पे प्रोपेगेट करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है इसका सही आंसर होगा। ये इसमें डिफरेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है अनाइसोमर्स का, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है और डेंसिटी भी सेम होती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, इनमें से किस आयन की हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट है। तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव है तो उसकी D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स Mn2 पॉजिटिव में होते हैं, तो इसका मतलब है कि Mn2 पॉजिटिव है, इट विल गिव हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। द मोनोमर ऑफ क्लिप्टल आर, ये पॉलीमर चैप्टर के अंदर आता है क्लिप्टल, तो जो क्लिप्टल होता है उसके मोनोमर्स होते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, और ये इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरापेथैलिक एसिड होता है, ये होते हैं डेक्रोन के मोनोमर्स। फिर ये रिएक्शन आपको पता ही होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिला है। ये पूछ रखा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये है एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो रिएक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और हम लेट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन मिलो, तो अगर हम इसकी रिएक्शन Br2 हीट और UV की लाइट में कराएंगे तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा A, इसका आंसर आ जाएगा A, एलाइलिक प्रोडक्ट मिलेगा, एलाइलिक पोजिशन पर जाके Br लग जाएगा। फिर RnH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH हीट की प्रेजेंस दे रखी है, तो द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, ये आप सबको पता है कि ये कार्बिलामाइन रिएक्शन है और इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो मिलता है आइसोसाइनाइड RnC, सो इसका आंसर हो जाएगा RnC। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये HZ रिएक्शन होती है हेल वुलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, तो इसमें हमें अल्फा हेलो एसिड मिलता है। अगर हम इसकी रिएक्शन Cl2 रेड फॉस्फोरस H2 की प्रेजेंस में कराएं तो अल्फा हेलो एसिड मिलेगा, तो अल्फा पोजीशन कौन सी इसकी, तो ये इसकी है अल्फा पोजीशन। अगर इस पोजीशन पे हेलोजन लगेगा तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा 2-chloro-butyric एसिड। नेक्स्ट इज व्हेन Br2 इज एडेड टू CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, इसमें हमें मिक्सचर मिलता है, एक बार तो दोनों जगह Br लग जाएगा और एक बार एक जगह Br और एक जगह Cl मिल जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, बोथ 1 and 2 प्रोडक्ट। फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सभी को पता है किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सी इनमें से, इप्रोनियाजिड है, ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। नेक्स्ट है CO प्लस 2H2 कैटालिस्ट, द कैटालिस्ट यूज इन द बोर रिएक्शन, अगर हम CO की रिएक्शन H2 के साथ करते हैं तो हमें मिथेनॉल मिला है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें कैटालिस्ट को कौन सा यूज़ किया गया, इसमें कैटालिस्ट जो यूज़ किया वो कॉपर ZnO प्लस Cr2O3 इसको यूज़ किया है जिससे हमें मिथेनॉल मिलता है। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो क्या होता है, जो एक CHO ग्रुप है वो COH में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका नाम हो जाता है फिर ग्लूकोनिक एसिड, तो हमें ग्लूकोज की रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, तो जो सुक्रोज होती है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, फ्रुक्टोज ग्लूकोज एंड लैक्टोज ये ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स, दो तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक, तो इनमें से इनमें से ओफ्लोक्सिन है वो बैक्टीरिसाइडल है, ठीक है, और जो सारे हैं अर्थ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल ये सारे के सारे बैक्टीरियोस्टेटिक है, तो आप कैसे आ सकते हैं, स्टेटिक को याद रखें टेक से, TEC टेक,
टेट्रासाइलिन, क्लोरामफेनिकोल, एर्थ्रोमाइसिन। तो ये सारे सारे बैक्टीरियोस्टेटिक है और ओफ्लोक्सिन है वो बैक्टीरियो। तो गाइज अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ई कॉन्फ़िगरेशन। ई कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है अगर हम ग्रुप्स को प्रेफरेंस देते हैं, ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन होती है गाइज, तो ग्रुप्स को प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड के बोथ साइड्स एडजेसेंट साइड के ऊपर। अगर प्रेफरेंस सेम साइड पे आती है तो वो जेड कॉन्फ़िगरेशन होती है, और डिफरेंट साइड पे आती है तो वो ई कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अगर हम इसको प्रेफरेंस देनी होती है ग्रुप के एटॉमिक मास के ऊपर, किसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे बी आर का मास ज़्यादा है और फिर सी एल का, तो एक प्रेफरेंस इसको देंगे, यहाँ पे एक इसको देंगे, तो इसमें बन रही है ट्रांस वाली पोजीशन, तो मतलब डिफरेंट साइड पे आ रहे हैं ग्रुप, तो ये ई कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें बी आर को वन प्रेफरेंस देंगे, इसमें सी एल को भी वन प्रेफरेंस, तो ये जेड कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें भी बी आर को वन प्रेफरेंस देंगे, इसको सी एच थ्री को एक साइड वन प्रेफरेंस देंगे, तो इसमें भी जेड कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें भी बी आर को प्रेफरेंस देंगे और यहाँ पे सी एल को प्रेफरेंस, तो इसमें भी जेड कॉन्फ़िगरेशन है। सो तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आर को वन प्रेफरेंस, सी एल को टू प्रेफरेंस, इसमें सी एल को वन प्रेफरेंस। जो प्रेफरेंस दी हमने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट साइड पे आ रही है, तो डिफरेंट साइड पे आ रही है तो ई कॉन्फ़िगरेशन होती है, और सेम साइड पे आ रही है तो जेड कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो कॉमन कंपोनेंट फोटोकेमिकल स्मोक का कौन सा नहीं है, ओजोन नहीं है, पैन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, सीएफसी, ये तीनों होते हैं लेकिन ओजोन नहीं होता है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय NH4OH एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कैसे निकालते हैं इसको, क्योंकि आपके सर को अभी तक ये पता नहीं चला ये कैसे आया है। वैसे इसका आंसर है -57.32 किलो जूल। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट है द स्पिन ओनली मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड D6 आयन है। D6 आयन है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है इसके साथ। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होता है तो वो पेयरिंग करता है, और D6 आयन है तो क्या करेगा, वो पेयरिंग करेगा, पेयरिंग कर जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर जाएंगे तो सारा उसका आंसर आ जाएगा 0। तो जो इसकी स्पिन मैग्नेटिक ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वो 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। आयोडोफॉर्म रिएक्शन देने वाले कंपाउंड के साथ CH3 लगा होता है, और CHOH जिसके पास होता है वो भी देता है, CH3 जिसके पास होता है वो देता है CH3। तो जो HCHO है ये है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है गाइज, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये MCQ तो CH3 से सोल्व हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जहाँ पे आप सोल्व नहीं कर पाते हो, तो इस रिएक्शन को एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आ जाएगा जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे हम, अगर हमें ये जो रिएक्शन होती है आयोडोफॉर्म, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए होती है मिथाइल कीटोन्स को डिफरेंट अलग उनसे। तो जो HCHO उसके पास मिथाइल है प्रेजेंट है ही नहीं, तो मिथाइल है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट नहीं देगा। द कार्बोनिल कंपाउंड विद द मोस्ट रिएक्टिव इन एडिशन ऑफ HCN का एडिशन करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है CN नेगेटिव का, और वो वहाँ पे कहाँ पे होगा जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन सबसे ज़्यादा होगी। और इनमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन है वो है HCHO की। जो HCHO है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है HCHO में, तो जो इसका आंसर हो जाएगा HCHO। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेल में, अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो वो होता है 2n² के इक्वल होता है। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से ही, 2n²। कैलोनाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल। कैलोनाइट किसकी ओर है, कैलोनाइट ओर है एल्यूमिनियम की। ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है ईच ऑक्सीजन ऑफ CO2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो ऑक्सीजन को मान लेंगे हम x, और K को मान लेंगे 1 + 2x = 0, 2x = -1, x की वैल्यू हो जाएगी -1/2, इसका आंसर आ जाएगा फिर -1/2। ठीक है गाइज, तो अब हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, कहाँ गया, -1/2। तो इसका आंसर आ गया -1/2। तो गाइज अभी जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो पूछ रखा है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन।
हमें रिएक्शन दे रखी है और हमें इसका एवरेज रेट दे रखा है, हमें बताना रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं -1/2 ऑफ d/dt ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ NO2 इज इक्वल टू 1, हाँ ये इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू जो दे रखा है 6.79 10⁻⁴। तो अगर हम रेट ऑफ प्रोडक्शन NO2 निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.72 आई थिंक इंटू 10⁻³ विच एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस शोज कैमिल्यूसेंस। तो कौन सा एलोट्रोप होता है, वाइट फॉस्फोरस होता है, वो कैमिल्यूसेंस शो करता है, और जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो सबसे रिएक्टिव होता है फॉस्फोरस का आइसोटोप एलोट्रोप। हाँ, फिर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है हाफ सेल का, कैसे लिखेंगे, तो वो हो जाएगा E इजिकल टू E0 माइनस RT/F ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट करेंगे तो AgS अपॉन Ag का हो जाएगा, और ये सॉलिड है तो Ag पॉजिटिव अगर ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा E इजिकल टू E0 प्लस RT/F ln Ag, ये वाला आ जाएगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं, प्रोडक्ट किया Ag पॉजिटिव, Ag मतलब Ag सॉलिड में है तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, 1 मान लेते हैं, 1 अपॉन Ag आ जाएगा, Ag पॉजिटिव, 1 अपॉन Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन हो जाएगा तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ गया तो हमारा वो प्लस बन गया, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस कौन से होते हैं, कैल्कोजेंस ऑक्सीजन फैमिली वाले एलिमेंट होते हैं, तो Se है वो एक कैल्कोजन है। In which of the following reactions the reaction goes in the reverse direction when pressure is increased। तो ले चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा ये क्वेश्चन। तो ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारी जो रिएक्शन होती है वो उस साइड शिफ्ट होगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, ओके। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे तीनों 4 मोल्स हैं, यहाँ पे 2 मोल्स हैं। तो रिवर्स डायरेक्शन में पूछ रहा है, बैक डायरेक्शन में कब होगी, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है तो वो जहाँ पे कम मोल्स है ना वहाँ पे शिफ्ट होगी। तो ये 3 और 1 4 है, और यहाँ पे 2 है, अगर इंक्रीज कर दिया तो ये 2 की तरफ जाने, लेकिन ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो इसका आंसर बी नहीं हो सकता। फिर है C+CO2, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हाँ इधर 1 मोल है तो ये वाली रिएक्शन होगी, क्योंकि बैकवर्ड में शिफ्ट तभी होगी क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स बन रहे हैं और जो रिएक्टेंट की साइड है वहाँ 1 मोल बन रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो शिफ्ट होगा वो हो जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम बन रहे हैं। तो सी है जो आंसर, क्वेश्चन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो शिफ्ट होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा और वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम बन रहे हैं। द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन एट 298 केल्विन इज नॉट 0 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। Br2 के लिए ये है वो 0 नहीं होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, क्योंकि Br2 लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। वट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस सेल, इस सेल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बतानी है, बिल्कुल आसान है। E0 निकालते हैं, वो E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, कैथोड में से एनोड को माइनस करते हैं। तो अब देख लो, जो ये होती है Zn से Zn2 बची, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ये होता है एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, तो माइनस कर देंगे हम, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 0.59 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। कैथोड में से हम एनोड को माइनस करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल इनमें से XCOF4 वो हमारा स्क्वायर पिरामिडल होता है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स की रिएक्शंस में आते हैं, लास्ट पेज है पी ब्लॉक एलिमेंट का, तो आप देख लीजिए उनको। द शेप ऑफ SF4 मोलिक्यूल, SF4 मोलिक्यूल है, उसकी जो शेप है वो हो जाएगी सीसा हो जाएगी उसकी शेप, क्योंकि इसके अंदर एक क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए इसके, तो इसके अंदर शीशा शेप जो शेप बनेगी वो शीशा होगी इसकी शेप। फिर मैंने 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड डिजोल्ड इन 200 ग्राम ऑफ बेंजीन, देन मोलैलिटी बतानी। मोलैलिटी क्या होती है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड पर केजी ऑफ सोल्यूशन नहीं होता, सोलवेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन पर केजी ऑफ सोलवेंट ये होता है।
तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 6 ग्राम अपॉन इथेनोइक एसिड का मास होता है 6/60 60 होता है, और 6/60 इंटू 1000/200, तो काटेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा हमारा, निकाल लेना गाइस इसको, क्या आएगा। तो मैंने मोलैलिटी का कंसेप्ट बताया गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, सोलवेंट ना कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है मोलैरिटी में और सोलवेंट होता है नीचे मोलैलिटी में। द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल वाटर इमल्सन इज, तो जो प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट होता है ऑयल वाटर इम्पल्सन इमल्सन के लिए वो होता है नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप। फिर विच द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर, तो गाइस जिसमें एफ सबसे ज़्यादा वो तो सबसे पहले आएगा, वो सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन ये 1 और 3 तो कर दिया हमने एलिमिनेट, ठीक है। फिर ऑप्शन 2 देखते हैं, ऑप्शन 2 और 4 को देखते हैं। ऑप्शन 2 और 4 में देखता CF3 लगा हुआ है, CF3 है इसमें, फिर HCN है इसमें, फिर HCHO और CH3COOH। तो जिसमें HCHO पहले, क्योंकि CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, HCHO है ना वो आ जाएगा। तो एसिडिक का करेक्ट ऑर्डर जाएगा फोर्थ वाला, CF3COH सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर CN2CH2COH, फिर CH, फिर HCOH फॉर्मिक एसिड, और उसके बाद CH3COH, ठीक है। फिर है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इन हाउ मेनी टाइम्स द रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन। तो गाइस ये NCERT का क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का, और इसका आंसर है 10 टाइम्स। जो इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा 10 टाइम्स। अगर जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होती है तो इसका मतलब है बची कितनी है, 0.1% बची हुई है। तो हम टी हाफ का फॉर्मूला टी हाफ इजिकल टू 0.693/K, एक तो इसका यूज़ करेंगे, और एल एन क्या होता है, ln A0/80 इज इक्वल टू KT होता है, इसको यूज़ करेंगे। इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। कंपैरिजन करेंगे टी टी 99.9% का और टी हाफ का, तो हमें उससे पता लग जाएगा 50% का, तो हमें पता लग जाएगा उसका आंसर आ जाएगा फिर 10 टाइम्स। फिर फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स NaOH NaCl BaCl2 द मोलर कंडक्टिविटी इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखी है हमें, BaOH ट्वाइस का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है। तो हम निकाल देंगे इन तीनों का यूज़ करके। तो गाइस इसमें BaOH होल की ट्वाइस है, इसका मतलब है OH है वो हमें 2 बार लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और NaCl को भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। BaCl2 है उसमें से हम -NaOH -NaCl कर देंगे, तो गाइस हमारा जो आंसर आ जाएगा फिर मोलर कंडक्टिविटी BaOH होल की ट्वाइस आ जाएगा। एक को लास्ट ला के ऊपर है ये क्वेश्चन। उसके बाद द मोलर सोलिबिलिटी ऑफ NiOH2 इन 0.10 m मोलर NaOH व्हेन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH2 इज, आयनिक प्रोडक्ट दे रखी है NiOH होल ट्वाइस की। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो बनेगा ये मॉलिक्यूल हमारा Ni2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव। तो वैसे इसकी मोलर सोलिबिलिटी तो दे ही रखी है 0.10 m NiOH की, और आयनिक प्रोडक्ट दे रखी है मतलब KSP दे रखा है 2 × 10⁻⁻15। तो हम निकाल लेंगे KSP दे रखा है, हमें S निकालना है, तो फॉर्मूला इनपुट करेंगे हमारा S निकल जाएगा, तो इसका आंसर भी आ जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा न्यूमेरिकल का 138 क्वेश्चन का। उसके बाद है मिस मेटल एलोय कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, वो कंसिस्ट करता है लेंथेनोइड मेटल्स को। मिस मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, कौन सी स्पीसीज है वो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं निकालेगी। तो वैसे हम इसमें निकालेंगे इनका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो देखो, तो वैसे फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट x -8 इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 7। तो 7 के ऊपर तो जा नहीं सकते, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन होती है जिसमें जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, तो वो 7 के ऊपर तो Cl की जा ही नहीं सकती क्लोरीन की, तो इसका आंसर आ जाएगा ClO4-, क्योंकि इसमें डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। The wavelength of a ball of mass 100 gram moving with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड इज, वेवलेंथ बतानी है तो लैम्डा इज इक्वल टू h/m होता है, h की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34, m दे रखा है 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदल लेंगे, और वेलोसिटी दे रखी है, तो हमारा आंसर
100 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे और वेलोसिटी दे रखी एच बाई एम वी, एम और वी की 1000 होती है, 1000/1001 होता है, तो इसका आंसर 6.6 × 10⁻34 ही आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लिंकेज आइसोमेरिज। लिंकेज आइसोमेरिज वो वाले कंपाउंड शो करते हैं जिसमें एम्फीडेंटेड लिगेंड होता है, तो इसमें एम्फीडेंटेड NO2 प्रेजेंट है, एम्फीडेंटेड लिगेंड होता है, तो इसका आंसर आ गया NO2 वाला 1, ये आ गया। फिर है डेल्टा जी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज। डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। ईएमएफ निकालनी है, फ्री एनर्जी ईएमएफ क्या होती है, फ्री एनर्जी चेंज निकालना है इस रिएक्शन के लिए। ईएमएफ निकालेंगे पहले, तो उससे हमें एन की वैल्यू आएगी, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का NF होता है, माइनस का n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन में 2 आएंगे, एफ फेराड की वैल्यू पुट कर देंगे और ई हमें दे ही रखा 0.7, तो इसका आंसर आ जाएगा फिर माइनस का NF करने के बाद इसका कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा माइनस का 130.5.1 किलो जूल। हेलालोट प्रोसेस होती है वो होती है एल्यूमिनियम के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इमल्सन। इमल्सन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इनमें से हाँ इमल्सन है उनको हम डी इमल्सीफाई कर सकते हैं, सो दे कैन बी ब्रोकन इनटू कंस्टिट्यूएंट बाय सेंट्रीफ्यूगिंग, तो इसको डी इमल्सीफाई कर सकते हैं, तो ये आंसर इनकी सही इमल्सन के लिए। ब्राउनियन मोशन शो नहीं करता इमल्सन, और टिंडल इफेक्ट शो करता है इमल्सन, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो वैसे ये पता हमें कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में से होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है। तो अगर हम डाउन द पीरियड जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी करती है डिक्रीज, और पीरियड डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी करती है डिक्रीज, और अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी करती है इंक्रीज। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, ऑक्सीजन की बजाय नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। कार्बन है, फिर नाइट्रोजन ज़्यादा आता है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की तो सबसे ज़्यादा होगी, इसका आंसर 4 ही आएगा। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा ही होगी, लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन की होगी, क्योंकि नाइट्रोजन। सो नेक्स्ट है फॉर आइडल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज, तो जेड 1 के इक्वल होता है आइडल गैस इक्वेशन के लिए, और जेड इज इक्वल टू क्या होता है PV/nRT, और जब 1 हो जाएगा तो PV इज इक्वल टू nRT, ये हमें पता है कि ये आइडल गैस इक्वेशन होती है। फिर हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CONH3 6Cl2 इन सॉल्यूशन, तो इसमें आयंस कितने आएंगे, 3 आयंस आएंगे, क्योंकि 2 Cl के आयन हो गए और एक खाली CONH3 6 का हो गया, तो टोटल 3 आयंस हो गए। उसके बाद है नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होते हैं वो L के इक्वल होते हैं, और जो डी ऑर्बिटल उसके लिए L की वैल्यू कितनी होती है SP डी के लिए होती है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। सो गाइज इसलिए हमने HTET के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PGT के वो कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।